कैसे हैं? सब ठीक ठाक? तो फिर टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 44th टेस्ट डिस्कस हो चुका है और ये 45th टेस्ट है। प्रैक्टिस सेट। पैराग्राफ को हम लोग छेड़ते नहीं हैं, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। पैराग्राफ है, छेड़ेंगे नहीं भाई, पैराग्राफ को तो छेड़ते ही नहीं। चलो छोड़ दो। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ। किस कारण से अमेरिकन नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? अब देखो, इसको तो जाना पड़ेगा पैराग्राफ में, फिर भी अगर ऑप्शन देख, द एयरक्राफ्ट रेड, द जापानीज फ्लीट, द वेदर, द लैंड माइंस। सो उसमें हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा इसमें लिख रखा है नेवी, तो ये वेदर के विषय से बात हो रहा होगा, वेदर, मौसम। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये जो लैंड माइंस है, जापानीज फ्लीट है, एयरक्राफ्ट राइड है, ये तब हो सकता है जब वॉर वगैरह हो। और सफर्ड ग्रेट लॉस, ये जो लग रहा है कि वॉर का सीन हो, ऐसा कम उम्मीद लग रहा है, कम। फिर भी देखते हो तो कुछ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए, क्योंकि वॉर पर बेस्ड पैराग्राफ हो, ऐसा कम उम्मीद है कि चाहे अमेरिका, चीन और अमेरिका में वॉर हुआ हो सकता हो, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो सकता है, लेकिन कम उम्मीद है। Find a word from the passage which means refilling. Refilling, आपको एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब रिफिलिंग हो। रिफिलिंग का मतलब क्या? फिर से भरना। रिफिलिंग, फिर से भरना। हैविंग तो भारी करना, देखो भारी करने, फिर से भरने पर भी भारी हो सकता है, ये भी सकता है। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है काउजिंग, कारण होना। रिटेलिएटिंग का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्स करना। रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है ठीक करना, सुधार करना, फिर से किसी चीज को भरना। तो इसका मतलब सबसे अच्छा यही है, रिप्लेनिशिंग। ये तो वर्ड मीनिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन बन गया। ओके, देखते हैं और क्या होता है। अ सी रेंडेजेबस, सी रेंडेजेबस का क्या मतलब हुआ? सी का मतलब हुआ सागर, और रेंडेजेबस का मतलब होता है अड्डा, ठिकाना, अड्डा या ठिकाना। तो सी रेंडेजेबस अगर हम कह रहे हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? सी रेंडेजेबस अगर हम कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, या क्या कहना रह चाह सकते हैं? क्या बात हो सकती है? ए डाइव इनटू सी, समुद्र में गोता मारना। स्विम इन द सी, समुद्र में तैरना। ए मीटिंग एट सी, सी में मिलना। ए सेलिंग इन द सी, ये दोनों हो सकता है, ए मीटिंग एट सी और सेलिंग इन द सी, कि समंदर में सेल करते रहना, चलते रहना। तो उसमें सबसे ज्यादा मीटिंग, मिलने, क्योंकि रेंडेजेबस का मतलब होता है अड्डा, मिलने जुलने का स्थान। तो तीसरे और चौथे में से एक हो सकता है। एक बार मीनिंग भी चलेंगे, देख कर देखेंगे। स्लेज हैमर वेव्स मीन, स्लेज हैमर वेव्स मीन। अब तो इसमें तो पैराग्राफ में चलना पड़ेगा। तो स्लेज हैमर विंग वेव्स मीन्स कि स्लेज होता है जो खींचा जाता है पत्थर वगैरह पर, जो गाड़ियां चलती है। तो उस जो आइस, पत्थर में कह रहा हूँ, आइस पे, पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ ही बर्फ होता है, उस पर जो चलने वाली गाड़ियां होती है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मली स्लेज कहते हैं। तो देखना पड़ेगा यहाँ स्लेज क्या है। इस वेव्स लाइक बिग हैमर, वेव्स हैमरिंग एंड स्लेज, देखते हैं क्या होता है। A waves in which a hammer and a sledge are found, ये तो फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता, फोर्थ हो नहीं सकता, देखते हैं क्या होगा। और तो इसमें कुछ है नहीं, तो अब पैराग्राफ में चलते हैं। 4 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन तो बने लगभग। देखते हैं, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। अच्छा चलिए, वर्ल्ड वॉर पे ही, यानी युद्ध क्या ही है। चलिए, इसका मतलब जो हम उम्मीद कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति, वो नहीं है, उल्टा ही है। फिर तो उसी में से कुछ होगा। इट वॉज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय द जापानीज। लेकिन देखो ऑप्शन सही निकला ऑप्शन, लेकिन इसको कहते हैं लक। मैं सोच रहा था वॉर पे बेस नहीं होगा, इसलिए मैंने वेदर करके आया था, लेकिन ये वॉर पर ही वेस्ट है, लेकिन वॉर पे ही वेस्ट है, लेकिन जापानियों ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। किसने नुकसान होता? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सही हो गया। On the evening of 17 December 1944, destroyers, cruisers, and aircraft carriers of the Third Fleet Task Force 38 were replenishing stocks of food. मतलब ये जो लड़ाई के जितने भी चीज थे, इसमें रिप्लेनिश मतलब फिर से भरा जा रहा था, फूड वगैरह, फ्यूल, एम्यूनिशन, हथियार। ड्यूरिंग अ सी रेंडेजेबस विथ सपोर्ट शिप्स,
तो यहाँ सी रेंडेजेबल्स का मतलब क्या, वही समझ मिल रहा है, इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया, सी मीटिंग ही हो गया। सी रेंडेजेबल्स विथ सपोर्ट शिप्स, कि समंदर में ही कहीं पे रुक के सपोर्ट शिप्स के साथ क्या कर रहा था, वो फिल कर रिप्लेस कर फूड वगैरह या हथियार वगैरह इन सबको आर्म्स में जमा कर रहा था। व्हेन अ सैवेज टॉर्नेडो स्ट्रक, जबकि एकदम सैवेज तो बर्बाद करने वाला टॉर्नेडो तूफान जो है वो आया, स्ट्रक द फिलीपींस सी, जो फिलीपींस सी में आ गया। तो वन ऑफ द कमांडर्स से हमें तो क्या हो गया कि आंसर हमें मिल गया, हमारे तो एक दो क्वेश्चन में हम लोग फंस रहे थे, मिल गया। तो एक क्वेश्चन और बाकी था, अमेरिकन नेवी, पहला क्वेश्चन किसका जवाब आ गया, द वेदर, उसका जवाब मिल गया। सेकंड क्वेश्चन था इसका रिप्लेसिंग, ये वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन था, इसका जवाब मिल ही गया, दो जवाब तो हमें वैसे ही मिल गया था। ए सी टेंडर्स का जवाब मिल गया, मीटिंग एट सी, सी टेंडर्स का मतलब क्या है, एक जगह मिल रहे थे समंदर में, तो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन बचा लास्ट वाला, फोर्थ क्वेश्चन, स्लेज हैमर वेव्स मींस, स्लेज हैमर वेव्स का मीन अब क्या है, जरा देखते हैं क्या इस्तेमाल किया है। माई शिप वॉज राइडिंग एज दो कॉट इन सम जाइंट वेजिंग मशीन। तो क्या कह रहा है कि माई शिप वॉज राइडिंग चल रहा था एज दो कॉट इन सम जाइंट जाइंट वॉशिंग मशीन, अब यहाँ वॉशिंग होना चाहिए था, एस छूट गया, एच, कैसा लगता है इसे, वॉशिंग मशीन के अंदर क्या है, इसका शिप वॉशिंग मशीन के अंदर, विशाल वॉशिंग मशीन के अंदर इसका शिप फंस गया। यानी वॉशिंग मशीन देखते कैसे घूम 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 रहा होता, तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन और उसके अंदर इसका जहाज फंस गया। वी वर रोलिंग बिटवीन, क्या घूम रहा था, हेवी क्लिप्स ऑफ वाटर, कि क्लिप्स ऑफ वाटर, पानी के बड़े बड़े वेव तरंगों के बीच में जरा घूम रहा था। कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग ऑफ वाइस ऑफ विंड, कि इतना ज्यादा वाइस मतलब बुरा खराब विंड था स्ट्रॉन्ग, कब से फंस गया था। सी दैट अवर 50,000 हॉर्स पावर इंजन, की जो 50,000 हॉर्स पावर के इंजन थे वर हेल्पलेस, वो भी क्या बेकार हो गया। इट वॉज 9 hours बिफोर ही रीगेन कंट्रोल ऑफ हिज शिप, कि 9 घंटे लग गए कंट्रोल करने में। आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड लाइक हेल्पलेस शटल कॉक्स, कि जो कहते हैं शटल कॉक्स जो होते हैं खेलने में, इधर से उधर कहीं लगा दिया आपने छुटका, उसके बाद कहीं पे चला जाता है। अनेबल टू प्रिवेंट कॉलिजन्स इन द स्लेज हैमर वेव्स, तो अनेबल टू प्रिवेंट, और ये क्या कर रहा था कि अपने आप को रोक नहीं पाता, कॉलिजन जो टकराहट हो रही थी इन द स्लेज हैमर वेव्स। तो ये स्लेज हैमर वेव्स जो कह रहा था, ये कह रहा है कि ये जो वेव्स थे, और स्लेज तो यहाँ पर पत्थर पर चलने वाली गाड़ी उसे तो आएगा ना, हैमर का मतलब क्या था, तो तोड़ने वाला, हथौड़ा के जैसा यूज हो रहा, तब तो इसके मीनिंग के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। स्लेज हैमर वेव्स, waves moving like a sledge, waves like a big heavy hammer, ये हो सकता है कि ऐसा वेव था, ऐसा लगता था हैमर मतलब हथौड़े जैसा वेव था, वो तरंग नहीं था बल्कि हथौड़ा ऐसा लग रहा था, चोट का पोर मार रहा था। वेव्स हैमरिंग अ स्लेज, वेव्स हैमरिंग अ स्लेज, स्लेज तो होता है यहाँ पे ऐसा जो पानी पे चलने वाले जो बर्फ पे चलने वाला जो होता है, वो तो बर्फ की वाली तो बात थी नहीं। वेव्स इन विच हैमर एंड स्लेज, ये तो डी तो हमने वैसे भी काट दिया था। तो स्लेज हैमर वेव्स का मील का मतलब हो गया वेव्स लाइक अ बिग हैवी हैमर, यानी स्लेज जो वेव्स जो था, जो तरंगे थी, वो बड़ी ही खतरनाक, बहुत ही भारी, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा हैमर हथौड़े की तरह क्या इन लोगों को चोट कर रहा था, वेव्स जिसमें ये लोग फंस गए थे। तो सेकंड हो जाएगा। चलो आगे, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, कि भाई सेंटेंस में जो एरर पार्ट है उसे ढूंढ दो, सेंटेंस में जो एरर पार्ट है उसे ढूंढ दो। यूपी गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर हेल्प बट सेंट्रल गवर्नमेंट रेफ्यूज फॉर एनी फर्दर हेल्प, कि यूपी गवर्नमेंट सरकार के लिए मदद मांगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी आगे मदद करने से क्या किया, मना कर दिया। यूपी गवर्नमेंट ने मदद मांगी और सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। तो रिफ्यूज के क्या आपने एरर ढूंढा, आपने क्या एरर ढूंढ लिया, मिला कुछ क्या। तो यहाँ जो फोर है, यहाँ जो फोर है ये यूजलेस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बी पार्ट में गलती, बी नहीं, ना 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 ना, ये तो सी है जी, तो सी में गलती हो गया क्योंकि बी तो यही खत्म। तो ये सी, सी, फोर की कोई जरूरत ना सा। द टीचर डज नॉट नो, वैसे भी टीचर को के बेरा से, हु ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कौन,
हैज ब्रोकन द विंडो। स्टूडेंट का तो एक ही काम, कभी विंडो तोड़ो, कभी खिड़की तोड़ो, कभी कंप्यूटर तोड़ो, तोड़ फोड़ करते रहो। तो ये तो पढ़ा था प्रोनाउन में। जब सिलेक्शन करना रहता कि ढेर सारे स्टूडेंट, उसमें से चुनना है कि किसने खिड़की के शीशे तोड़े, खिड़की तोड़े, तो फिर क्या होगा? बताओ 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 भाई। पढ़ा रखा है भाई, पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है भाई, पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, बता दो बता दो बता दो भाई। तो क्या हो जाएगा? हु। हु के बदले क्या हो जाएगा? विच। क्या हो जाएगा? विच। She's very egoist. She's very egoist and talks as if she is Queen Victoria. She is very egoist and talks, मतलब बड़ी ही अहंकारी है, and talks as if she is Queen Victoria, ऐसे बात जैसे क्वीन विक्टोरिया। तो जब कल्पना की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, और रानी में जिसके होने की, पूरी होने की संभावना ही नहीं है, तो उसमें इज की जगह क्या करते हैं? सी वर। The UP government asked for help, but central government refused for any further help. फोर तो नहीं होना है इसमें। इसमें ये भी पॉसिबल है, फादर की जगह हम फर्दर भी कर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है इसमें, दोनों प्रॉब्लम है। वैसे इंग्लिश के जो हाई लेवल के बुक्स हैं उसमें फादर फर्दर में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, जो फादर है वही फर्दर है। लेकिन एसएससी वगैरह या ऑब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह होता है उसमें कभी फादर फर्दर में डिफरेंस मान लिया जाता है। तो ये भी जो है, ये फादर जो है वो क्या है, हो सकता है यहाँ फर्दर ही हो, फर्दर कर दिया होगा, लेकिन जनरली फर्दर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, एडिशनल। तो ये फर्दर की जगह फर्दर होता तो ज्यादा अच्छा होता। और रेफ्यूज के बाद तो फोर की जरूरत है, रेफ्यूज यानी फर्दर हेल्प, रेफ्यूज को प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है। इलेट। इलेट, इलेट का मतलब देखो भाई, हमें तो पता नहीं है कि इलेट का क्या मतलब है, बताना तो आप लोग को पड़ेगा। अपोजिट है, उल्टा है। इलेट बता दो फटाफट। एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का मतलब एकदम थक जाना, उब जाना, हताश, सारा एनर्जी गवा देना। डिप्रेस्ड, दुखी, उदास, एकदम बुझ जाना। डिस्पाइज, घृणा करना या नफरत नफरत करना। एंग्सस, उधेर बुन में होना, चिंतित होना। तो मामला तो तभी बनेगा जब इलेट का मीनिंग पता हो। तो इलेट का मतलब होता है खूब आनंदित, खूब मजे में, ठीक है, छक के जम के मजे लेना। तो फिर छक के जम के और खूब मजे लेना अगर है इलेट का, तो फिर तो सीधा बी आएगा। जितना इलेट है उसका अपोजिट क्या होगा? डिप्रेस्ड, दुखी, अवसाद में, चिंता में। तो खुशी का अपोजिट तो क्या हो सकता है? दुखी हो सकता है। तो डिप्रेस्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, रेनिगेड। ये तो भाई कई बार पूछ चुका है, ये तो वन वर्ड सब्शन में ज्यादा पूछता है, आपको सिनोनिम्स में पूछ लिया, मजे की बात है। लेकिन रेनिगेड जनरली वन वर्ड सब्शन में पूछता है। रेनिगेड का मतलब होता है दल बदलू। क्या होता है? दल बदलू, जिसने अपने परिवार को, सिद्धांत को, विचारधारा को, समाज को छोड़ दिया हो, उसको कहते हैं रेनिगेड। जो विद्रोह करके निकल गया, अपनी अपनी समाज विचारधारा को छोड़ देने का मतलब क्या? अपने समाज से विरोध करना, अपने धर्म से विरोध करना, किसी से भी। तो ऐसे अगर मीनिंग देखे तो फिर पहला ही हो जाएगा, रिबेल। रिबेल का मतलब क्या ढूंढना है? सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। तो सिमिलर मीनिंग ढूंढना, तो फिर तो रिबेल पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। रिबेल, रिबेल। नेक्स्ट, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ढूंढो 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 ढूंढो। ए बाबा रुक जाओ, ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये करेक्टली वर्ड नहीं ढूंढना था, मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि जनरली करेक्टली वर्ड ही ढूंढना रहता है। ये फाइंड द इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पॉट द इनकरेक्टली, गलती ढूंढना है, क्योंकि इसमें सारे लगभग सही ही है। इंतुइजम तो ये सही है, ये ए और बी तो दोनों सही है। इंतुइजम उत्साह से बना, बी भी सही, एडुलेशन चापलूसी। एकोमोडेशन ये भी सही है,
इसका भी 3 तो सही हो गया। फिर प्रॉब्लम क्या है? आड़े आड़े से क्या? तो ओकेजन क्या है? ओकेजन। ओकेजन में क्या होता है? सिंगल एस। इसने क्या कर रखा है? डबल एस। तो होना चाहिए स्पोर्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चूंकि आपने जितने सेट बनाया था सब में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था, तो प्रिंटिंग वाले को अगर इनकरेक्ट आएगा तो टाइपिस्ट बड़े स्मार्ट होते हैं। देखा, सब में करेक्ट 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 कर 43 टेस्ट हम लोग डिस्कस किए, 44 सब में करेक्ट करेक्ट था। एक में इनकरेक्ट कैसे होगा जी? यो हरियाणा से है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझ रहे हैं ना, चिंता नहीं किसी को, अपना मन ही लगाना है। अगर थोड़ा सा चेंज हो गया तो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं मानेगा अपना भाई अपना है, जो बात है। तो क्या गलती है? डिक्टेशन है अपना, वो टाइपिंग अन्य टाइपिस्ट ने अपने हिसाब से किया होगा कि इतने टेस्ट में करेक्ट करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ भी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद द मॉरल इन द एंड, कि कोई कहानी हो जो पशु पक्षी वगैरह से संबंधित हो और उसके अंत में क्या हो? एक शिक्षा हो। भाई क्या कहते हैं इसको? एस्पियोनेज, जासूसी, टेबल, फेबल, फेबल या एनेक्डोट? क्या कहा जाए? फेबल कहा जाए या एनेक्डोट कहा जाए? फेबल या एनेक्डोट? देखो मुझे तो पता नहीं, तो मैं तो बता नहीं सकता, मुझे लेकिन लग रहा है एनेक्डोट है। क्या होगा? एनेक्डोट। क्या होना है? एनेक्डोट। और फेबल एनेक्डोट और फेबल दोनों कहानी है, फेबल और एनेक्डोट। एनेक्डोट में क्या होता है? ये भी कहानी है, इसमें भी मॉरल ही होता है, लेकिन इसमें रियल पर्सन होता है। क्या? रियल पर्सन, वास्तविक लोगों के साथ। और फेबल में क्या है? बर्ड्स और एनिमल्स ही होता है, काल्पनिक, इमेजरी। कभी कभी इसमें ये भी कर सकता है, फेबल में एक आध बार ऐसा ही पूछा है कि बर्ड्स एनिमल्स नहीं देगा, सिर्फ लिखा इमेजिनरी स्टोरी विथ मॉरल, ऐसे भी हो सकता है। तो अब या तो इमेजरी डाल दे या वर्ड्स एंड एनिमल, या दोनों डाल दे कि एन इमेजरी स्टोरी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे पंचतंत्र है या हितोपदेश है, वो सारे के सारे क्या है? फेबल है। नेक्स्ट, ब्रेक द टेप। देखो टेप को ही तोड़ दिया, अब ये क्या है भाई? ईडियम है, टेप को कैसे तोड़ दे भाई? फील गिल्टी हो सकता है, टू हैव नो पर्पस इन लाइफ, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना, विन अ रेस, ये हो सकता है विन अ रेस, और यही होना चाहिए क्योंकि टेप रेस में ही तोड़ना पड़ता, बंधा धन टेप, और जो तोड़ दिया उसको पहले वो जीत गया। तो ब्रेक द टेप का मतलब हो जाएगा टू विन अ रेस। रेस में ऐसा ही करते हैं, आपने किया होगा, कभी दौड़ लगाई होगी तो आपको पता होगा। तो ब्रेक द टेप का मतलब क्या? विन द रेस, विन द रेस। ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम इट इज, कि कितना दुष्टता से भरा उसका काम है, कितना दुष्टता से भरा हुआ काम है इसका। ही रिमार्क दैट ही वॉज क्रूएल ऑफ हिम, ही वॉज क्रूएल ऑफ हिम, ही वॉज, ही कहां से? इसमें तो इट था, ही कहां से आ गया? एक तो ऐसे गलत हो गया। ही रिमार्क, रिमार्क देखिए यहाँ सेड है या रिमार्क, ये तो टेंस का मिस्टेक हो गया, ऑप्शन से छटता जा रहा है, इसमें भी रिमार्क ही है तो ये भी ऑप्शन से छट रहा है। अब देखो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो कि रिमार्क रिमार्क कर दिया, लेकिन अब इसके बाद ही देखेंगे। ही रिमार्क दैट इट इज वेरी क्रूएल ऑफ हिम। अब इसमें क्या है? इसमें तो बहुत समस्या हो गई। इसमें क्या है? इट इज वेरी टेंस चेंज नहीं कर, इसके हिसाब से ये भी गलत, तो सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक्स है भाई, देखो क्या है।
इसमें देखते ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, इट वाज वेरी क्रूअल, ये दोनों तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या करना है, एक में किसी में ईडी लगाना था जो टाइपिस्ट से छूट गया, तो किसी में लगा कि सेम ही है। तो ये एग्जाम में ऐसा ही करता है कि एक में रिमार्क रखा, एक में रिमार्क के ध्यान नहीं, तो ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, यानी जिसमें किसी में ईडी लगा दो और जिसमें ईडी लगा दो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, तो क्या हो जाएगा, सही, ही रिमार्क दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम। जिसमें ईडी लगा देंगे वो आंसर होगा, जिसमें ईडी लगा दिया वो आंसर होना। देयर डॉग बिट अवर नेबर यस्टरडे, देयर डॉग बिट अवर नेबर, उसके कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काट लिया। अवर नेवर बिट देयर डॉग, आह कितना बढ़िया, हमारे पड़ोसी ने कुत्ते को काट लिया, गजब, भयंकर। अवर नेवर बिटन बाय देयर हेल्पिंग वर्क का इस्तेमाल ही नहीं किया, कमाल, धांसू। अवर नेवर वॉज बिटन, ये हो सकता है। अवर नेवर, नेवर यहाँ सिंगुलर तो वर्क क्यों किया, यानी ये भी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, सी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि फोर्थ में क्या है, वर्क कर दिया सिंगुलर के साथ प्लूरल कर दिया, तो ये तो अलाउड ही नहीं हुआ, सिंगुलर के साथ प्लूरल आप कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑ ऑफ जापानीज आर्टिस्ट, ये तो नाउन से क्वेश्चन पूछ दिया। आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या कहेंगे, ट्रूप, तो ट्रूप तो क्या हो गया, सोल्जर्स। बैंड, म्यूजिशियन वगैरह का जो ग्रुप होता है उसको बैंड कहते हैं। गैंग, अपराधियों के समूह को गैंग कहा जाता है। तो ट्रूप हो गया सैनिकों का समूह, बैंड हो गया म्यूजिशियंस वगैरह का समूह, गैंग हो गया अपराधियों का समूह। तो फिर बचा क्या, बचा क्या भाई, तो बचा हमारा ट्रूप। तो ट्रूप का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का जो समूह होगा, आर्टिस्ट के जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रूप। आर्टिस्ट का ग्रुप, आर्टिस्ट का समूह, ट्रूप। तो ट्रूप ऑफ जापानीज, आगे देखने की हमें जरूरत नहीं, यहीं से बात बन जा रही है। सम पीपल रेवल, रेवल का मतलब क्या होता है, मजे लेना, एंजॉय, खूब एंजॉय करना, शोर शराबा ठाके हुड़दंग मचाते हुए मजे लेना, हुड़दंग मचाते हुए मजे लेना, क्या करना है, हुड़दंग मचाते हुए मजे लेना, खूब उछल कूद करते हुए हुड़दंग मचाते हुए मजे लेना, हुड़दंग मचाते हुए। तो जिसके साथ आप हुड़दंग मचाते हुए मजा लेंगे वो होगा विथ, जिसके साथ आप हुड़दंग करते हुए मजे लेंगे वो क्या है, विथ। तो यहाँ तो जिसके साथ मजा ले रहे हैं वो तो है ही नहीं, जिसके साथ मजा ले रहे तो है ही नहीं, जिस चीज में मजा ले रहे हैं वो है। तो जिसके साथ हुड़दंग मचा रहे हैं तो विथ आता, जिस चीज में मजा ले रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं जिस चीज में, तो इन होगा। तो गोसिप मतलब बातचीत में मजे ले रहे हैं, बातचीत में खूब आनंद ले रहे हैं, बातचीत में खूब डूब रहे हैं। तो बातचीत में अगर आप खूब मजे ले रहे हैं, बातचीत में अगर आप खूब डूब रहे हैं, तो रेवल के साथ क्या होना चाहिए, इन। तो क्या हो जाएगा, सेकंड। अशोक रूल्ड, देखो ये तीनों क्वेश्चन प्रीपोजिशन के थे। अशोक रूल्ड अ वास्ट एम्पायर, कि अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे। अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे, बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे। तो क्या होगा भाई, बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे, तो ओवर, रूल्ड ओवर, बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करना क्या हो जाएगा, रूल्ड ओवर, बी। अशोक रूल्ड ओवर, किसी राज्य पे साम्राज्य पे शासन करना, रूल ओवर। लुक वेरी नाइस ऑन यू, कपड़े, कि ये कपड़े तुम पे फबेंगे, जचेंगे, बड़े अच्छे दिखेंगे, ये जो कपड़े हैं ये तुम पर बड़े अच्छे दिखेंगे, फबेंगे, सचे, जो भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो सिंटैक्स वाले रूल से बन जाएगा। क्या कि क्या है, लुक है, लुक क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो दीज क्लोज यानी ये पक्का बैठ रहा है, कि दीज क्या है, प्लूरल है, क्लोज भी प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब तो बन गया, यानी पहला ऑप्शन इसका पक्का बैठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखते हैं और कोई बहुत, दिस क्लोथ, ये तो हुआ ही नहीं, SCLOTHE वर्ब है, इसके साथ ऐसे प्रोनाउन यूज ही नहीं हो सकता है।
दैट क्लोथ, दैट सिंगुलर है, इसके साथ क्लोथ ऐसे लिख ही नहीं सकते थे, ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है। दिस क्लोथ अगर हम लिख भी दें तो यहाँ पे फिर लुक्स होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो नाउन तो क्या है, प्लूरल ही चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो एक ही प्लूरल नाउन इसमें है यहाँ। और जो प्लूरल नाउन बनाने की कोशिश किया उसमें नाउन ही गलत के लिए एडजेक्टिव ही गलत लिख दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा 18। नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए और देखिए फिर उसमें से कौन सा करें। सुन ही हैड नथिंग लेफ्ट एंड नाउ ऑल हिज फ्रेंड्स, कि उसके बाद कुछ नहीं बचा और जितने भी ऑल हिज फ्रेंड्स। देन सन वाज अ फुलिश, द सन वाज अ फुलिश यंग मैन एंड ही क्विकली स्पेंट ऑल हिज मनी एंड ऑल मैन डाइड, लेफ्ट हिम एंड ही बिकम सैड एंड लोनली। तो द अब क्या करें, पूरी कहानी से ये पता चल रहा है कि कोई एक बीमार आदमी था, उसका जो बेटा था बहुत बेवकूफ था, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और उसके पास सुन ही हैड, उसके पास कुछ नहीं बचा और उसके सारे फ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और अब वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो इस सीरीज को हम अपनाएं, देखिए तो इसका मतलब सबसे पहले तो यही होना चाहिए, एन ओल्ड मैन डाइड आर, कि भाई कोई कहानी कहाँ शुरू हुई, एक इंसान, कोई पूरा बुढ़ा सा इंसान मरा और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई, तो उसके बेटे ने क्या करना शुरू किया। इसका मतलब जो पूरे सीरीज हम देख रहे हैं इससे आर से ऑप्शन शुरू होना चाहिए और आर से फिर एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है भाई, आर से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है डी। तो आर से अगर एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है आर से, तो फिर यही करके आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि एन ओल्ड मैन डाइड, एक बूढ़ा इंसान मरा, क्यों, द सन वाज अ फुलिश यंग मैन एंड ही क्विकली स्पेंट ऑल हिज मनी, बेटा जो था वो बेवकूफ सा आदमी था, उसने क्या किया, स्पेंट ऑल हिज मनी, उसके सारे पैसे खर्च दिए। अब ये जो हिज है ये ओल्ड मैन के लिए आता है, ये भी ठीक है कि मैन यहाँ आया तब इसके बदले प्रोनाउन किसके मनी को खर्च किया, तो ओल्ड मैन के, इसका मतलब आर के बाद क्या, क्यों आना ही चाहिए था, आर के बाद क्यों भी है, इसका मतलब यही बन गया। पी, सून ही हैड नथिंग लेफ्ट, और जल्दी ही उसके पास कुछ नहीं बचा, एंड ऑल हिज फ्रेंड, और जितने उसके फ्रेंड थे, लेफ्ट हिम, सबने उसको छोड़ दिया, एंड ही बिकम सैड एंड लोनली, और बेचारा उदास हो गया और अकेला पड़ गया। इसका मतलब क्या, डी। नेक्स्ट, दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, ये जो कॉफी है ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है। दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, ये कॉफी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो दिस कॉफी इज हॉट फॉर मी, सो हॉट फॉर मी, मजा नहीं आया, बात नहीं बनी पूरी, कट गया। दिस कॉफी इज वेरी हॉट फॉर मी, ये भी नहीं बना, रिमूव टू मैंने बताना सिखा रखा था। ये मीनिंग क्या निकलेगा, ये कॉफी इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, ये तो है। दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, इसका मीनिंग क्या निकला कि कॉफी इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, ये तो मीनिंग निकलेगा कि कॉफी इतना ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी ही नहीं सकता, यही मीनिंग निकलना है। द कॉफी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक इट, इट कौन है भाई, इट कौन है, इसका मतलब ये होता है मैं नहीं पी सकता ना, कि कॉफी इतना ज्यादा है गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता, अगर ये कहना चाह रहे हैं तो क्या होगा, दिस कॉफी, इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन छट ही गए, तो फिर तो लास्ट ही होगा, फिर दिखना क्या है, यही लास्ट होगा, पढ़ के एक बार तसल्ली कर लेते हैं। दिस कॉफी इज सो हॉट, ये कॉफी इतना गर्म है, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे पी नहीं सकता, यही साफ साफ ऐसा बनवा रखा है आपको। रिमूव टू में एडवर्ब जो पढ़ाया था उसमें टू के यूज में पढ़ाया था, टी डबल ओ टू का यूज कैसे करते हैं और कैसे उसका रिमूव करते हैं। तो दिस कॉफी इज टू हॉट फॉर मी का मतलब क्या होगा कि कॉफी इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, इसी का इंग्लिश बनाना था। तो इसका सीधा इंग्लिश भी, मीनिंग आप पकड़ लीजिए और मीनिंग का ट्रांसलेशन कर लीजिए, उससे भी रिमूव टू हो जाता है, कि मीनिंग जो है उसे ठीक से समझ लिया कीजिए कि ये क्या सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसका इंग्लिश बना दिया। तो सीधा मीनिंग था कि कॉफी इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, इंग्लिश बना दिया, द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। और इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पे आपके साथ, आपके हौसले के साथ, आपके जज्बात के साथ, आपकी कामयाबी के साथ, आपकी परेशानियों में आपके साथ, आपकी खुशियों में आपके साथ, हर जगह। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत कांटेक्ट करना है, भूलना नहीं है। मिलता हूं नेक्स्ट टेस्ट में, अपना अपना ख्याल रखना, सबको अपना अपना ख्याल रखना है, सबको अपना अपना ध्यान रखना है। जय हिंद।